नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक वर्मा और आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक वर्मा एलआईसी पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 360 फॉर्म संख्या 360 को कैसे भरें। इसके पहले का एक वीडियो मैंने बनाया है कि 300 नंबर फॉर्म कैसे भरें। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे फॉर्म 360 360 नंबर फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉर्म किसके लिए भरा जाता है। ये फॉर्म जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवयस्क व्यक्ति के जीवन पर बीमा के लिए प्रस्ताव है, यानी कि प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ माइनर लाइव्स। यानी कि जो माइनर है उसके लिए अगर कोई पॉलिसी ली जा रही है तो ये फॉर्म 360 भरा जाता है। यानी कि 0 से लेकर 17 वर्ष तक के जो माइनर है उसके लिए इस फॉर्म की ज़रूरत होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तावक का नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए और प्रस्तावित का नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए। यानी कि प्रस्तावक कौन है और प्रस्तावित कौन है, आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्रस्तावक वो व्यक्ति होता है जो प्रस्ताव देता है बीमा कंपनी को कि इस बच्चे की पॉलिसी की जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है एक तरीके का। तो कोई बच्चा जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता ना। तो वो प्रस्ताव कोई दूसरा व्यक्ति देता है जो वयस्क होता है। अब सवाल ये है कि ये प्रस्तावक कौन होता है। माता पिता, डेफिनेटली माता पिता प्रस्तावक हो सकते हैं और होते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रस्तावक माता पिता तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन और लोग जो हैं वो प्रस्तावक हो सकते हैं। तो माता पिता के अलावा दादा दादी भी प्रस्तावक हो सकते हैं, मामा चाचा भी प्रस्तावक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होता है कि जो प्रीमियम का जो भुगतान होता है वो सिंगल प्रीमियम होना चाहिए, तो ही मामा चाचा नाना नानी प्रस्तावक हो सकते हैं। रेगुलर मोड में अगर प्रीमियम भुगतान किया जाना है, यानी कि आप समझें कि वार्षिक रूप से यहाँ फेयरली प्रीमियम साल दर साल भुगतान करना है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावक सिर्फ माता और पिता ही हो सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रस्तावित कौन होता है। प्रस्तावित वो व्यक्ति होता है, वो बच्चा होता है जिसके जीवन पर प्रस्ताव दिया जाता है बीमा कंपनी को कि ये जो बच्चा है इसके जीवन पे पॉलिसी चाहिए। ये प्रस्ताव जो देने वाला व्यक्ति होता है, माता या पिता या जो भी, वो प्रस्तावक होते हैं। और प्रस्तावित वो व्यक्ति होता है जिसके लिए प्रस्ताव दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे 0 से 17 जो भी है उसका फ़ोटो लगेगा। प्रस्तावक जो भी है माता या पिता, उनकी नवीनतम रंगीन फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो दोनों का लगाना होगा। यानी कि जो भी एक व्यक्ति है, यहाँ पे तो बच्चे का फ़ोटो लगेगा ही। यहाँ पे आपको जैसे ये डिवीज़न जो है भरना होता है, तो ये मुजफ्फरपुर डिवीज़न का है, ऑलरेडी भरा गया है। अब जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं, भरिए। उसके बाद से है कि ये जो दिया गया इंस्ट्रक्शंस टू द प्रपोजर, जो प्रपोजर, अब सवाल ये है कि ये जो प्रस्ताव फॉर्म है किसके द्वारा भरा जाना चाहिए। ये जो फॉर्म है, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति बीमा कंपनी को प्रस्ताव दे रहा है उसी के द्वारा भरा जाना चाहिए। तो वो प्रस्तावक जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। इसमें 4 खंड दिए गए हैं। तो ये सारी बातें हैं, कहीं काटना नहीं है, कहीं आपको वाइटिंग यानी कि जो वाइटनर है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी बातें हैं। ये अभिकर्ता के द्वारा भरा जाएगा। वो अभिकर्ता क्या भरेंगे, अगर इस वीडियो को कोई अभिकर्ता देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, यानी कि जो अभिकर्ता है वो अपना नाम लिखेंगे, साथ साथ वो अपना जो एलआईसी का कोड है वो भी लिखेंगे। नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोड रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए कि एक डिजिट इधर से उधर हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर आपको परेशानी बढ़ जाती है, फिर से उसको आपको करेक्शन में देना होता है। तो इसलिए अपना नाम और कोड साथ में लिख लें। केवल कार्यालय के उपयोग के लिए यहाँ पे बीओसी संख्या दिया गया है। ये उसी का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन नंबर। यानी कि ये प्रस्ताव, ये इसकी ज़रूरत तब होती है कि जब आपने पहले से ही पॉलिसी के लिए प्रीमियम ऑलरेडी भुगतान करके बीओसी का नंबर लिया है, तो आपको वहाँ पे अपना नंबर देना होता है और डेट देना होता है। तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म के लिए। अगर आपको पता है कि बीओसी क्या होता है तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ पे ये जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें। खंड 1 में जो है प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का विवरण देना है, यानी कि डिटेल्स ऑफ प्रपोजर एंड लाइक टू बी अश्योर्ड। यानी कि यहाँ पे प्रस्तावक का विवरण देना है और यहाँ पे प्रस्तावित व्यक्ति जो बच्चा है उसका विवरण देना है। यानी कि अब यहाँ पे देखें कैसे भरना है, इसको आइए हम समझते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रस्तावक है जो है वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो प्रस्तावक मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ, मोहन सिन्हा मान लीजिए उनका नाम है, मोहन सिन्हा।
वो प्रस्तावक हो गए, उन्होंने अपना नाम लिखा। और प्रस्तावित व्यक्ति जो उनका बच्चा है, मान लीजिए कि उसका नाम मोहित है, तो मोहित सिन्हा यहाँ पे आप भर सकते हैं। पिता का पूरा नाम, जैसे मान लीजिए कि अब ये प्रस्तावक अपने हिसाब से ये सारी जानकारी भरेंगे, और यहाँ पे जो भी जानकारी भरेंगे वो अपने बच्चे के हिसाब से भरेंगे। यानी कि यहाँ पे प्रस्तावक के पिता का नाम, जैसे मान लीजिए कि उनके फादर का नाम मधुरेश सिन्हा है, तो वैसे लिखेंगे। और प्रस्तावित व्यक्ति जो मोहित सिन्हा है, उसके फादर कौन है? वो तो खुद मोहन सिन्हा है। ठीक है। माता का नाम, तो मोहन सिन्हा की माता जी हैं मधुमालती सिन्हा। और अब यहाँ पे माता जी का नाम लिखना है प्रस्तावित व्यक्ति का, यानी कि मोहित जो बच्चा है उसकी माता जी, जैसे मोहिनी सिन्हा। इस तरीके से आप भर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर भरना है, तो ये मोहन सिन्हा पुरुष हैं, ये बच्चा मोहित सिन्हा जो है ये भी पुरुष है। वैवाहिक स्थिति, जाहिर सी बात है मोहन सिन्हा जो है मैरिड हैं, तो यहाँ पे वो मैरिड लिखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं, बच्चा जो है ये नॉट एप्लीकेबल, बच्चा मैरिड नहीं है। जीवन साथी का पूरा नाम, तो मोहन सिन्हा की जीवन साथी जो है मोहिनी सिन्हा है, तो यहाँ पे आप मोहिनी सिन्हा, मैं एग्जाम्पल से भर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लें, आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। अब जन्म तिथि, जैसे मोहन सिन्हा अपनी जन्म तिथि यहाँ पे क्या अंकित करेंगे? तो मान लीजिए कि उनकी जन्म तिथि है 2/5/1989, और बच्चे की जन्म तिथि मान लेते हैं कि 7/3/2019। तो इस तरीके से जो मोहन सिन्हा है, इनकी उम्र क्या हो जाएगी? मान लेते हैं 34 ईयर्स, और बच्चे की जो उम्र है वो 4 ईयर्स हो जाएगी। इस तरीके से आपको भरना है। जन्म का स्थान क्या होगा? जन्म का स्थान, ये प्रस्तावक, इनका जन्म स्थान मोतिहारी, और बच्चे का जन्म स्थान मान लीजिए बेतिया। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। प्रस्तुत किए गए आयु प्रमाण पत्र का स्वरूप, तो ये मोहन सिन्हा क्या अपना प्रस्ताव दे रहे हैं आयु का प्रमाण? आधार कार्ड मान लीजिए, तो आधार कार्ड लिखें आप। और इस तरीके से प्रस्तावित व्यक्ति, ये बच्चा क्या दे रहा है, बच्चे के लिए क्या दिया जा रहा है? तो बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चा अगर 5 साल से कम है तो बर्थ सर्टिफिकेट दें, उसके आगे आपको स्कूल सर्टिफिकेट देना होगा। नेशनलिटी इंडियन, इंडियन सिटीजनशिप इंडियन। प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है? तो ये फादर हैं, और ये मोहित जो है सन है। इस तरीके से इसको भरा जाए। पत्राचार के लिए पता, आप पता जो भी है पत्राचार के लिए वो आप यहाँ पे दें। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, पत्राचार का पता और अस्थाई पता, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। अब मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वही आपका अस्थाई पता भी है, तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे वो अपना एड्रेस लिखें आप, और यहाँ पे आप सेम कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चे के लिए भी वही एड्रेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि अगर अलग अलग है तो क्या होगा? जैसे पत्राचार के लिए जो पता है वो अलग है आपके अस्थाई पता से। तो देखिए साहब, ऐसा है कि आज जो सिचुएशन है, मतलब आज के हालात में ऐसा है कि पॉलिसी दस्तावेज जो है, पॉलिसी बॉन्ड जो है, वो आपके एड्रेस पे भेजा जा रहा है। तो आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप जिस शहर में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, तो वो आप पत्राचार के लिए उस जगह का पता दे दें ताकि बॉन्ड आपके एड्रेस पे पहुंच जाए। और अस्थाई पता, आप मान लीजिए कि आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो गांव का है, आप शहर में रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर गांव का पता जो आधार कार्ड में है वो दे देते हैं तो फिर परेशानी होगी। गांव पे पोस्टमैन जाएगा लेकिन वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, तो फिर समस्या आएगी। तो इसलिए आप ऐसा करें कि जहाँ पे आप रह रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, यानी कि पत्राचार के लिए, वो पता कुछ और दे सकते हैं, और अस्थाई पता जो आपका है, जो आधार कार्ड में है, वो दे सकते हैं। यानी कि दोनों में से किसी एक का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब आवासीय स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी भरनी होगी, जैसे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना, ये तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब आवासीय स्थिति क्या है, आप निवासी भारतीय हैं, रेसिडेंट इंडियन हैं तो अच्छी बात है। अनिवासी भारतीय NRI हैं तो उस हिसाब से आप टिक करें। FNIO यानी कि फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा है तो आप उसको टिक करें। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो इस तरीके से आप वहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर बाहर कहीं रह रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या आप आयकर निर्धारती हैं, आप टैक्स देते हैं तो यस, नहीं देते हैं तो नो, बच्चे के लिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और पैन कार्ड अपना जो भी नंबर है वो आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप लिखें, बच्चे के लिए पैन कार्ड नॉट एप्लीकेबल लिखें आप। उसके बाद से आप पहचान का प्रमाण अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड लिखें। पहचान पत्र संख्या उसका लास्ट 4 डिजिट जो भी है वो आप दें। ठीक है, पहचान पत्र समाप्ति की तिथि क्या है, आधार कार्ड में तो समाप्ति की तिथि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो उसकी एक समाप्ति तिथि होती है तो उसको आप अंकित कर सकते हैं यहाँ पे। प्रस्तुत किए गए पते का प्रमाण, ये तो पहचान का प्रमाण हो गया कि हाँ आप मोहन सिन्हा हैं, और आपको पते का प्रमाण अगर आधार कार्ड देते हैं तो आपका इससे दोनों काम हो जाता है। GST नंबर अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बच्चे का पहचान पत्र अगर उसका आधार कार्ड बन गया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा देने की ज़रूरत नहीं है। GST अगर कुछ नंबर है आपका तो आप दें, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। प्रस्तावित व्यक्ति का शैक्षणिक विवरण चाहिए, यानी कि एजुकेशनल डिटेल्स ऑफ लाइफ टू बी अस्योर्ड, बच्चे के बारे में, यानी कि जहाँ पे प्रस्तावित आए तो आप ये समझिए कि बच्चे की बात की जा रही है। क्या बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। अगर 4 साल का बच्चा है अगर पढ़ रहा है तो हाँ, 5 साल का बच्चा पढ़ना है उसको तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर हाँ तो किस कक्षा में पढ़ रहा है तो उस हिसाब से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं आप, सबमिट लेटेस्ट स्कूल रिपोर्ट कार्ड अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रस्तावक का व्यवसाय, यानी कि जहाँ पे प्रस्तावक आए तो आप उस फादर की कल्पना कर सकते हैं, यानी कि समझिए कि उस व्यक्ति की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है प्रस्तावक की, क्योंकि ये फॉर्म प्रस्तावक ही भर रहे हैं। तो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आप योग्यता आपको देना है तो आप BA हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिखें। वर्तमान व्यवसाय जो भी आपका है, सर्विस करते हैं तो सर्विस लिखें, बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस लिखें। आय का स्रोत क्या देते हैं आप, यानी कि सर्विस, दोनों में से जो भी है वो आपका आय का स्रोत हो जाएगा। वर्तमान नियोक्ता का नाम, यानी कि नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किस सरकारी विभाग में काम करते हैं, जो भी है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कार्य की वास्तविक प्रकृति क्या है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है सर्विस तो कर रहे हैं आप, लेकिन सर्विस क्या है, आपका एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, कौन सा काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सेवा की अवधि कब से काम कर रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 6 महीने, तो वो लिखिए आप। वार्षिक इनकम क्या है आपका, वार्षिक आय क्या है, वो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे लिखें। अब 5th जो है वो शुरू होता है, वो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से जुड़ा हुआ है, या क्या आप खतरनाक गतिविधियों में भाग लेते हैं, या आपकी कोई ऐसी आदत या हॉबी है जो किसी भी प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। तो हाँ, यदि हाँ तो उसका विवरण दें, अन्यथा नहीं लिखें आप। क्या आपके विरुद्ध कभी भी वर्तमान में भारत के या विदेश के किसी भी न्यायालय में किसी भी अपराधी के दीवानी अपराध के संबंध में कोई जांच की गई है या की जा रही है? नो। क्या आप राजनैतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं, या आप राजनैतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार के सदस्य या नज़दीकी रिश्तेदार हैं? देखिए, ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जहां करप्शन का चांस है, वो व्यक्ति करप्शन में शामिल हो सकता है, या उसका कोई रिश्तेदार जो उसके प्रभाव में रिश्वत या कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति PEP होता है, यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो कहता है कि क्या आप राजनीतिक रूप से जोखिम
पूर्ण व्यक्ति हैं या राजनैतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार के सदस्य या नज़दीकी रिश्तेदार हैं? नहीं साहब। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अवयस्क व्यक्ति के जीवन पर वर्तमान बीमा अगर कोई है, पहले से उस व्यक्ति जो बच्चा है, प्रस्तावित व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई पॉलिसी है तो आप लिखें, पॉलिसी नंबर यहाँ पे लिखें, किस शाखा से पॉलिसी ली गई है वो लिखें, कौन सा प्लान आपने लिया है उसकी चर्चा करें, सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने की पॉलिसी ली गई है, शुरुआत कब से पॉलिसी हुई, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है उसकी जानकारी दें, अन्यथा नील लिखें कि नहीं ली गई है। अब सवाल ये है कि क्या निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी भी अन्य कंपनी में कभी या अभी बीमा के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है जो वापस ले लिया गया? अगर नहीं तो बात ही ख़त्म। यहाँ पे नहीं, कोई नहीं, उसके जीवन पे कोई भी प्रस्ताव जो है प्रस्तुत नहीं किया है किसी अन्य बीमा कंपनी में या किसी भी कार्यालय में। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर ऐसा प्रस्तुत किया गया है तो क्या वापस ले लिया गया, अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकार किया गया, प्रस्तावित के अलावा किन्हीं जो भी शर्तें हैं उनके अलावा किसी अन्य शर्त पे स्वीकार किया गया है? तो साहब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने नो लिख दिया, काम खत्म। अब सवाल ये है कि बीमा के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के माता पिता, भाइयों और बहनों के जीवन पर चालू सभी बीमा पॉलिसियों का विवरण दें। यानी कि जो बच्चा है, प्रस्तावित व्यक्ति है, उसके पिता की पॉलिसी संख्या, पॉलिसी अगर उन्होंने ली है तो उनका पॉलिसी नंबर, माता जी के नाम पे कोई पॉलिसी है तो उसका नंबर, भाई के नाम से पॉलिसी है, बहन के नाम से कोई पॉलिसी है तो उसका जिक्र यहाँ पे जरूरी है। किसकी बात हो रही है? प्रस्तावित व्यक्ति, यानी कि जब भी प्रस्तावित व्यक्ति का जिक्र आए तो ये समझिए बच्चा। तो बच्चे के बीमा के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के माता पिता, यानी कि बच्चे के माता पिता, भाई बहन के लिए अगर कोई पॉलिसी है तो उसकी चर्चा आपको, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। और प्रस्तावित व्यक्ति के नमूने का हस्ताक्षर, यानी कि प्रस्तावित व्यक्ति कौन हुआ? बच्चा हुआ, यानी कि 0 से 17 ईयर्स, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। 10 ईयर्स प्लस है, 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसका सिग्नेचर ले ले, ऑप्शनल होता है। 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसका सिग्नेचर चाहिए, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। प्रस्तावक जहाँ भी है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति प्रस्तावक है, मदर फादर जो भी हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए, वो मस्ट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं योजना की, प्रपोज्ड प्लान जो है, प्रस्तावित योजना, कौन सी योजना ली जा रही है, कौन सा प्लान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बीमा का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से पॉलिसी ली जा रही है, तो सेविंग एंड रिस्क कवर। उसके बाद से कि प्लान की चर्चा करते हैं, कौन सा प्लान है, 932 है या जीवन तरुण है, जो भी पॉलिसी है उसकी चर्चा, उसका यहाँ पे जिक्र करें आप। पॉलिसी अवधि क्या है, किस टर्म के लिए पॉलिसी ली जा रही है, उसकी चर्चा करें आप। उसके बाद से प्रीमियम 932 मान लीजिए, और उसके बाद हम अवधि की बात करते हैं कि कितने साल के लिए पॉलिसी ली जा रही है, तो वहाँ पे लिखना होगा प्रीमियम भुगतान अवधि क्या है। अगर पॉलिसी टर्म और अवधि दोनों समान है तो वो लिखेंगे आप। प्रस्तावित राशि क्या है, अगर मान लीजिए कि 5 लाख के लिए पॉलिसी ली जा रही है तो 5 लाख यहाँ पे आप लिखिए। किस विधि से, यानी कि क्या किस मोड से प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है, वो आपका ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, नेट से दिया जा रहा है, तो आपको लिखना होगा। उसके बाद है, क्या आप LIC की प्रीमियम, LIC का प्रीमियम परित्याग हितलाभ जो है, PWB, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, वो लेना चाहते हैं आप? अगर लेना चाहते हैं तो यस लिखें। अब जैसे ही आप PWB लेंगे, प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेंगे, तो आपको 300 नंबर फॉर्म भरना होगा प्रस्तावक का, यानी कि उसमें जो भी जानकारियाँ होंगी वो प्रस्तावक की होंगी। अब सवाल ये है कि आप PWB जो आप लेंगे वो क्यों लेंगे, इसके लिए 300 फॉर्म की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि 300 नंबर फॉर्म से हमें उस प्रस्तावक के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके इतिहास, यानी कि उनका जो फैमिली हिस्ट्री है उसकी जानकारी मिलेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है उसकी जानकारी मिल जाएगी उस फॉर्म से।
अब उसकी जानकारी क्यों चाहिए आपको? इसलिए चाहिए कि पीडब्ल्यूबी का मतलब ये होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम परित्याग लाभ। प्रीमियम वेव हो जाएगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा? माफ़ कर दिया जाएगा। अब प्रीमियम यूँ ही तो माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम माफ़ कर दिया जाएगा, किस केस में माफ़ कर दिया जाएगा इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पीडब्ल्यूबी आपने लिया है अपने 4 साल के बच्चे के लिए, 4 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली है आपने, और 2 साल के बाद किसी कारण से जो प्रस्तावक है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे जो भी प्रीमियम का भुगतान करना था, वो प्रीमियम का भुगतान अब नहीं करना होगा। बच्चे को ज्यों का त्यों बेनिफिट जो है पॉलिसी के अंतर्गत जो मिलना है वो मिलेगा। अब साहब बात ये है कि प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो हमें तो जानकारी चाहिए ना प्रस्तावक की, कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका इतिहास कैसा है, फैमिली हिस्ट्री कैसा है। तो उसके लिए ही 300 नंबर एक्स्ट्रा फॉर्म चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा। अन्यथा अगर ये लाभ नहीं लेना चाहते हैं, प्रीमियम परित्याग लाभ, तो 300 नंबर फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें रही जो इस प्लान के अंतर्गत है। आप जो मुख्य बातें हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपको प्रस्तावक के हस्ताक्षर की ज़रूरत हो, आप यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, प्रस्तावित व्यक्ति के स्वास्थ्य या आदतों का विवरण चाहिए। प्रस्तावित व्यक्ति यानी कि बच्चे का हाइट आपको चाहिए। जैसे 4 साल का बच्चा है तो मान लीजिए कि 106 सेंटीमीटर हाइट हो गया अनुमानतः। वजन कितना हो गया? 18 केजी के आसपास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या प्रस्तावित व्यक्ति पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी ऐसी बीमारी के लिए जिसमें 1 सप्ताह से अधिक तक उपचार की आवश्यकता रही हो, किसी चिकित्सक से परामर्श लिया है? नो। शल्य चिकित्सा इत्यादि की जरूरत कभी पड़ी? नो। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब सवाल यह है कि इतनी सारी बीमारियों का जिक्र है कि कभी फेफड़ों का श्वसन रोग, इस तरीके से उच्च रक्तचाप, ये किसके बारे में जानकारी ली जा रही है? प्रस्तावित व्यक्ति के। तो यहाँ पे जो भी बीमारियों, यहाँ पे नो भरेंगे आप। नो क्यों भरेंगे? क्योंकि ऐसी कोई बच्चे को बीमारी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पूरा आप इस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा कि प्रस्तावित व्यक्ति के स्वास्थ्य की सामान्यतः स्थिति कैसी रही है? तो अच्छी रही है, तो गुड। पारिवारिक विवरण अब पूछा जा रहा है, फैमिली डिटेल्स पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है ये पढ़ लेंगे आप, इसमें स्पष्ट नहीं आया है। फैमिली हिस्ट्री यानी कि प्रस्तावित व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो पिताजी की उम्र कितनी थी साहब? अब जो भी उम्र थी उनकी, पिताजी की उम्र 34 के आसपास था, माताजी 30 के आसपास होंगी, भाई एक है जो 2 साल का है, बहन एक है जो 6 साल की है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है साहब? गुड। इस तरीके से फॉर्म को भरा जाना है। तो फॉर्म आपने भर लिया, प्रस्तावक अपना सिग्नेचर करेंगे ऐसे। ठीक है साहब। अब प्रस्तावक घोषणा करेंगे, इसको पढ़ लें आप कि प्रस्तावक क्या घोषणा करेंगे। वीडियो चूँकि ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, जो चीज़ें भरनी थी वो मैंने आपको बताया कि ऐसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ भी साक्षी की ज़रूरत है तो वहाँ पे एजेंट महोदय जो हैं वो अपना साइन करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। तो इसमें जो कुछ बातें थी वो मैंने आपसे चर्चा करी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को